नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम एक और कविता लेकर आए हैं, पतंग, जो कि 12वीं कक्षा के हिंदी बा में है। ये आलोक धनवा द्वारा रचित है। बिल्कुल आसान सी कविता है, बहुत अच्छी कविता है। और इसमें जो ये कविता है एक लंबी कविता थी, जिसमें से जो आपके कोर्स में दिया गया है वो जो है तीसरा भाग है। तो लंबी कविता में से समझ लीजिए एक छोटा सा पोर्शन दिया गया है। तो थोड़ा सा इस कविता बारे में पढ़ लेते हैं। प्रस्तुत कविता कवि आलोक धनवा जी के काव्य संग्रह दुनिया रोज बनती है से ली गई है। यह एक बहुत ही लंबी कविता है, लेकिन पाठ्य पुस्तक में इस कविता के तीसरे भाग को ही शामिल किया गया है। प्रस्तुत कविता पतंग के बहाने कवि आलोक धनवा जी ने बाल सुरक्षा एवं उनके उमंगों का बड़ा ही सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया है। कवि ने बिंबों का भी प्रयोग किया है इसके अंदर। ये धनवा जी का छोटा सा परिचय है, जो आप सब कॉपी में उतार लेना। तो चलिए एक बार व्याख्या देखते हैं। बिल्कुल सरल व्याख्या है जो इसका है, क्योंकि हिंदी खड़ी बोली में लिखा गया है। तो देखिए इसमें क्या है। सबसे तेज बौछारे गई भादो गया, सवेरा हुआ खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को। तो कहते हैं सबसे तेज बौछार गई भादो गया सवेरा हुआ। तो तेज बौछार का मतलब, यहाँ पर बौछार मतलब वर्षा से है, पानी की जो बौछारें पड़ती हैं उससे है। भादो गया सवेरा हुआ मतलब कि अब बारिश का मौसम जो है जा चुका है। बारिश के मौसम में क्या होता है, हम सब पतंग नहीं उड़ा पाते हैं। भाई दिल्ली में तो काफी पतंग उड़ता है। 15 अगस्त के दिन तो उसको सेलिब्रेट किया जाता है पतंग जो है उड़ाते हुए। तो लेकिन हम बारिश के मौसम में तो पतंग नहीं उड़ा सकते। तो वही चीज बता रहे हैं कि सबसे तेज बौछार गई भादो गया सवेरा हुआ, मतलब अब बारिश का मौसम जा चुका है। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए। तो कहते हैं कि भाई जो सवेरा आया है वो खरगोश की आंखों के समान लाल है। खरगोश की आंखों के समान लाल का मतलब यहाँ पर ये है कि भाई जब सवेरे सवेरे होता है तो सूर्य क्या होता है, बहुत ज्यादा लालिमा जो है आसमान में दिखाता है। तो उसी को कह रखा है खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए। तो देखो पुलों मतलब यहाँ पर मैंने इसके जो है शब्दों के अर्थ भी लिखे हैं। पुलों मतलब सेतु होता है, परंतु यहाँ पर हम सेतु या पुल नहीं लेंगे। यहाँ शरद आया पुलों को पार करते हुए, यहाँ पुलों का मतलब जो है ऋतु से है। तो क्या होता है, शरद ऋतु कब आता है भाई, जब गर्मी चली जाती है, जब बरसात सावन भादो निकल जाता है तब शरद ऋतु आती है। तो यहाँ ऋतु से है। तो शरद आया पुलों को पार करते हुए मतलब बहुत सारी ऋतुओं को पार करते हुए करते अब तो सर्दी का मौसम आ गया है। अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से। अब यहाँ पर कवि ने जो है ऋतु को, शरद ऋतु को जो है एक मानव की तरह काम करते हुए दिखाया है, मानवीकरण किया गया है। अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से। तो जो शरद ऋतु आया है वो ऐसे आया है कि जैसे वो अपनी नई नई चमकीली जो है साइकिल चलाते हुए आया है और वो घंटी बजा रहा है जोर जोर से। अब घंटी बजा रहा है मतलब कि वो बच्चों को आकर्षित कर रहा है कि अब जो है पतंग उड़ाने का समय आ चुका है। चमकीले इशारों से बुलाते हुए पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को। तो क्या है कि वो एक तरह से चमकीले इशारों से बुला रहा है। जो सुबह शरद ऋतु जब सुबह सुबह चमकीली सी दिखाई देती है तो एक तरह से वो बच्चों को बुला रहा है कि अब पतंग उड़ाने का समय आ चुका है। पतंग उड़ाने के लिए बच्चों को वो बुला रहा है। अगला पद देखिए, चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश में इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उड़ सके। अब जो शरद ऋतु है उसने आकाश को भी एक तरह से मुलायम बना दिया है, मतलब कि पतंग उड़ाने का माहौल बना दिया है। और जिससे कि जो कि पतंग ऊपर उड़ सके, मतलब कि पतंग जो है ऊपर आसमान में जो है उड़ सके। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके। अब देखो जो पतंग होता है वो कागज से बना होता है, रंग बिरंगे कागज से बना होता है। तो यहाँ पर कवि कहना चाह रहे हैं कि भाई आसमान को इतना मुलायम कर दिया है कि जिससे दुनिया की सबसे रंगीन कागज उड़ सके, दुनिया की सबसे पतला कागज उड़ सके। अब उसमें बहुत पतला कागज लगा होता है पतंग के अंदर। बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, उसमें जो है बांस की 2 तिल्लियां लगी होती हैं, एक थोड़ा मुड़ा होता है और एक जो है सीधा होता है।
तो बांस की तिल्लियां होती है बहुत पतली पतली, तो कहते हैं बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, मतलब कि बांस की वो तिल्लियां जो है वो भी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। तो कहते हैं कि भाई जब पतंग उड़ाते हैं तो बच्चे बहुत ज्यादा खुश रहते हैं, बच्चे खुशी के माहौल में बहुत सारी किलकारियां करती हैं, खुश मतलब कि इधर उधर खेलते कूदते हैं, खुशी मनाते हैं। अब हम सब भी जब बचपन में पतंग उड़ाया करते थे तो भी हम एक दूसरे की जब पतंग काटा करते थे तो हमें बड़ा मजा आता था, तालियां बजाते थे हैं। और यहाँ पर तो दिल्ली में तो एक शब्द जो है फेमस है, जब किसी की पतंग काट तो कहते हैं आई बो काटा। तो इसी तरह से किलकारियां जो है चला करती हैं, मतलब खुश होते हैं बच्चे जो है पतंग उड़ाकर एक दूसरे के पतंग को काट के। अगला पद देखते हैं। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, जब वे दौड़ते हैं बेसुध छतों को भी नर्म बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, जब वे पैंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग अक्सर। तो यहाँ पर देखो कपास, कपास मतलब यहाँ पर जो है रुई से या कपास से मतलब नहीं है। यहाँ पर कपास का मतलब क्या होता है, कपास बहुत ज्यादा कोमल होता है, तो यहाँ कोमलता से मतलब है, नर्म से मतलब है। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं, वे मतलब यहाँ पर बच्चों की तरफ इशारा कर रखा है। तो जो बच्चे होते हैं वो जन्म से ही काफी ज्यादा कोमल होते हैं, उनकी भावनाएं कोमल होती है, उनके शरीर में एक लचीलापन होता है। तो जन्म से ही वे लाते हैं अपने साथ लाते हैं कपास, मतलब कि जन्म से ही वो कोमल होते हैं, उनकी भावनाएं कोमल होती हैं। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, जब वे दौड़ते हैं बेसुध होकर। पतंग उड़ाते समय जब बच्चे बेसुध होकर दौड़ रहे होते हैं तो पृथ्वी बेचैन हो जाती है और उनके पैरों के पास जो है घूमती हुई पहुंचती है। छतों को भी नर्म बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। अब क्या होता है कि जब पतंग हम छत पे जो है उड़ा रहे होते हैं तो हम यहाँ से वहां थोड़ा हिल रहे होते हैं। तो यहाँ पर कोई बताने जा रहे हैं कि जब बच्चे छतों पे पतंग उड़ा रहे होते हैं तो जो छत है वो भी उनको नर्म सा एहसास होता है, उन्हें नहीं फर्क पड़ता है कि गर्मी है क्या है, धूप है छाव है, वो पतंग जो है उड़ा रहे होते हैं दिशाओं के मृदंग की तरह बजाते हुए। अब मृदंग मतलब यहाँ पर झंकृत करना है, एक वाद्य यंत्र से मतलब है। तो क्या होता है, हर तरफ जब पतंग उड़ रही होती है तो हर तरफ से आवाजें आ रही होती हैं, खुश हो रहे होते हैं, तालियां बज रही होती हैं, तो एक तरह से हर दिशा जो है वो मृदंग की तरह महसूस होता है, जैसे एक झनकार जो है, एक संगीतमय झंकार जो है कानों में जा रहा होता है, ऐसा प्रतीत होता है। जब वह पेंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर। अब पेंग भरना मतलब क्या होता है कि जैसे एक झूला होता है, हम कभी गांव में पहले जाया करते थे तो बगीचे होते थे, तो बगीचे पे झूले डालते थे मोटे मोटे रस्सी से। तो ऐसे बड़ा सा पटरा लगा होता है, तो एक व्यक्ति जो है इस पे रहता है और एक व्यक्ति जो है इस पे रहता है, तो ऐसे वो एक दूसरे को ऐसे ऐसे धक्का देते हैं, तो उसे पेंग भरना कहते हैं। और बहुत तेज तेज झूला जो है झूल रहा होता है अपने आप ही। तो जब पेंग भरते हुए चलते हैं मतलब एक झूमते हुए जो है बच्चे चलते हैं डाल की तरह लचीले बेग में अक्सर, ठीक है। तो वो ऐसा महसूस होते हैं कि जैसे वो डाल की तरह लचीला, जैसे अब जो पेंग भरते हैं तो वो जो डाल होती है वो भी हिल रही होती है, तो वो एक लचीलापन जो है बच्चों में दिखाई देता है जब वो पतंग उड़ा रहे होते हैं, जब यहाँ वहां पतंग लूट रहे होते हैं, भाग रहे होते हैं। अब देखो आगे क्या है, छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है महज एक धागे के सहारे। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारे से और बच जाते हैं तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के समान आते हैं। पृथ्वी और भी तेजी से घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों को। अब कहते हैं भाई छतों के खतरनाक किनारे, जब हम पतंग उड़ा रहे होते हैं बच्चे तो उन्हें पता नहीं होता है कि कहाँ पहुंच गए, किनारे पहुंच गए, क्या पहुंच गए, क्योंकि वो पतंग आसमान में देख रहे होते हैं, उसमें ही वो व्यस्त होते हैं। उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। तो उस समय उन्हें गिरने से कौन बचा रहा होता है, उनका खुद का शरीर। उन्हें वो जैसे जैसे इधर उधर होते हैं तो वो इतना ध्यान रखते हैं कि आगे जो है किनारा है,
ठीक है, तो उस समय उनका रोमांचित शरीर मतलब उस पतंग को उड़ाने में इतना रोमांच आ रहा होता है कि वो पतंग को भी देख रहे होते हैं और उस किनारे को भी देख रहे होते हैं, छत के किनारे को भी देख रहे होते हैं, कहीं वो गिर ना जाए। कहते हैं पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है महज एक धागे के सहारे। अब मैंने पहले ही बताया कि वो पतंग को भी देख रहे होते हैं, किनारे को भी देख रहे होते हैं, तो ऐसा महसूस होता है कि जो पतली सा धागा है, पतंग का जो पतला सा धागा है, वो उनको गिरने से रोक रहा है। ठीक है, कि मतलब वो छत से गिर नहीं रहे हैं। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं। अब जो बच्चे होते हैं उन्हें ऐसा महसूस होता है कि पतंग उड़ाते समय वो इतना ज्यादा व्यस्त हो जाते हैं, उसमें इतना ज्यादा रोमांच लेने लग जाते हैं कि जो बच्चे होते हैं उन्हें ऐसा महसूस होने लग जाता है कि सिर्फ पतंग नहीं उड़ रहे हैं, हम भी उसके साथ साथ उड़ रहे हैं। अपने रंध्रों के सहारे, रंध्रों के सहारे मतलब कि जो हमारे शरीर में छोटे छोटे बाल होते हैं, रंध्र होते हैं, तो वो भी एक तरह से रोमांचित हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं जब कई सारे पतंग आपस में उड़ रहे होते हैं और उसमें उनमें काटापीटी चल रही होती है। अगर वह कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारे से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के समान आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। तो कहते हैं कि यदि गलती से कोई बच्चा भाई गिर भी गया, छत से गिर भी गया और वो बच गया है, उसको कोई चोट नहीं लगी और वो बच गया, तो एक तरह से वो और भी ज्यादा निडर हो जाता है। मतलब अब उसे बिल्कुल भी डर नहीं लगता है, वो और रोमांचित होकर पतंग जो है उड़ाना शुरू कर देता है। निडर होकर सुनहरे सूरज के समान फिर से वो मतलब उसी तरह से आगे बढ़ते हैं, उसी तरह से जो है अपना मनोरंजन स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। ठीक है, निडर होकर पृथ्वी और भी तेजी से घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। फिर पृथ्वी को और तेजी से घूमती हुई उनके बेचैन पैरों के पास जो है आती है, मतलब कि जो है बच्चे यहाँ से वहां भाग रहे होते हैं पतंग उड़ाते समय। तो ये आलोक धनवा जी की एक कविता थी, बहुत सुंदर कविता है, मैंने व्याख्या की है। आप सबको पसंद आए तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। जल्दी ही मैं इसी चैनल पे जो है इकोनॉमिक्स के भी लेक्चर डालने वाला हूँ। अभी तो फिलहाल हिंदी मीडियम में डालूंगा, उसके बाद जो है जैसे हिंदी मीडियम पूरा हो जाएगा तो मैं 12वीं कक्षा की इंग्लिश मीडियम की भी जो है वीडियो जो है डाल दूंगा इकोनॉमिक्स का। तो इसी पे ही जल्दी मैं इकोनॉमिक्स वाली वीडियो डालने शुरू करने वाला हूँ। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।